आजकल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले तहरीरी इम्तिहान, जो कि बहुत सारे इम्तिहानात हो भी चुके हैं और बहुत सारे हो रहे हैं, तो आप व्यूअर्स की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी के बारे में कुछ बताएं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू कैसे होगा और इंटरव्यू में सक्सेस का क्राइटेरिया क्या होगा। तो मैंने सोचा कि आज एक एजुकेशनिस्ट को जो है वो बुलाया जाए और एजुकेशनिस्ट से जो है वो आपके लिए रहनुमाई हासिल की जाए। तो आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार डारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब का तारुफ मुख्तसरन में कराता चलूँ, डॉक्टर साहब पीएचडी हैं एजुकेशन में और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर इन्होंने अपना थीसिस लिखा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो एज ए एसोसिएट प्रोफेसर भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में काम करते हैं, यहीं जामिया मिलिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। मज़ीद बरा हम ये कहें कि डॉक्टर साहब जो है मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों जैसे कि प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, जैसे कि न्यू पोर्ट यूनिवर्सिटी में भी एज ए विजिटिंग प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक वसी तजर्बा रखते हैं एजुकेशन की फील्ड में। तो आज हमने इन्हें ज़हमत दी है कि आप हमारे व्यूवर्स की कुछ रहनुमाई फरमाएं इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि क्या आप मुतमईन हैं कि जो अभी ये तहरीरी इम्तिहानात हुए हैं, क्या अगर मैं यूँ कहूँ कि क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम ने सही मानों में अपने तहरीरी इम्तिहान के ज़रिए अहल उम्मीदवारों ही को मुंतखब किया है? पहली बात मैं आपको बता दूं कि तहरीरी इम्तिहान के ज़रिए उम्मीदवार मुंतखब नहीं होते, शार्ट लिस्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि जो उन टेस्ट लिया इसलिए जाता है कि वो लोग जो कि आगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी खिदमत देंगे उन कमीशन के पास ज़्यादा तादाद में आएँ, फिर वो अपनी सीट्स के तादाद के हिसाब से मेरिट को मद्देनज़र रखकर सिलेक्शन करें। तो यकीनी तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जब भी रिटन टेस्ट आए उन पे बहुत कम उंगली उठी है, क्योंकि जो टेस्ट बनता है वो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के, मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन का कोई बन रहा है तो उनका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि एसोसिएट प्रोफेसर होगा वो टेस्ट बनाएगा। तो आपको पता है कि जैसे मैं भी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ तो मुझे 21 साल लगे हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने में। बिल्कुल। तो जो इतना तजर्बा रखेगा तो यकीनी तौर पर वो टेस्ट वो बनाएगा जो कि मयारी होगा। और हम ये तो नहीं कह सकते कि जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, मगर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड टेस्ट के काफ़ी हद तक करीब होगा। काफ़ी हद तक करीब। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं, उनके जहनों में ये एक मिथ है या कोई ये रियलिटी है कि नहीं हम तो सेलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ तो इंटरव्यू में हमें फेल कर दिया जाएगा, या अगर हम बहुत खुलकर बोलें कि जी सिफारिशें चलती हैं और वगैरह वगैरह, तो कुछ इस बारे में रहनुमाई कीजिए, ये मिथ है या वाकई इसमें कोई रियलिटी भी है? ये ज़्यादातर मिथ है। अच्छा। देखिए, अगर आप अपने आप को देखें, आप भी लेक्चरर बने। बिल्कुल। मैं अपने आप को देखूं, मैं HST पहले बना 2001 में, फिर मैंने 2002 में लेक्चरर का इम्तिहान पास किया। यकीनी तौर पर मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, और उसके बाद भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़बानों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी लेक्चरर्स बने हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर सिफारिश और पैसा, हाँ जहाँ तक बात है सिफारिश और पैसे की, तो यकीनी तौर पर उसकी अगर कोई बात होगी तो उसकी शरह आटे में नमक बराबर तो हो सकती है। ये नहीं होगा कि बड़ी तादाद में इस तरह के लोग आते हैं। तो कैंडिडेट्स को फेथ रखना चाहिए, जो सिंध पब्लिक सर्विस में एक मोतबर इदारा है, और अपनी 100% देना चाहिए ताकि वो भी लेक्चरर या जिस भी पोस्ट के लिए, ओहदे के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मुंतखब हो सके। यानी कि ये ज़्यादातर अगर हम इससे कहें तो ये एक मिथ ही है और इसमें रियलिटी का इतना कोई ताल्लुक नहीं है। 99% हम कह सकते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मेरिट को जो है वो फॉलो करता है। अच्छा ये बताइए कि ये वो तमाम सवालात हैं व्यूअर जो आपने मुझसे पूछे हैं और मैं डॉक्टर साहब के गोशगुजार कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए, मुख्तलिफ मज़ामीन में लेक्चरर्स के टेस्ट हुए हैं, एजुकेशन लेक्चरर, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स,
तो ये जो इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू में जो सवालात होंगे, क्या वो इन कैंडिडेट्स के मुताल्लिक मज़ामीन से मुताल्लिक होंगे या मज़ामीन से हट के भी कुछ होगा? ज़्यादातर जो सवालात होते हैं ना वो मज़ामीन के मुतालिक होते हैं। आप यूँ कहें कि आप जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उसमें जो 50% से ज़्यादा सवाल होते हैं वो आपके डायरेक्ट मजमून के मुतालिक होते हैं। कोई 10% 15% वो सवाल होते हैं जो कि आपसे जनरल नॉलेज के हवाले से, पाकिस्तान इस्लामियात के हवाले से, करंट अफेयर। मगर आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज चेक नहीं किया जाता, आपकी एक पर्सनालिटी असेसमेंट भी हो रही होती है। तो वो आप उस पे आते हैं, मैं बाद में सवाल नहीं, मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं कि आपके उसी कंटेंट के अंदर आपसे ऐसे गुफ्तगू की जाती है जिससे से आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो खुलकर सामने आती है कि आपके बातिन में आप क्या सोचते हैं। यानी आप जहन में रखें कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन लिए कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स लिए कर रहे हैं, तो आपसे डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के तो सवाल पूछे जाएंगे, मगर आपसे ऐसी बातें आज के मुआशरे में इकोनॉमिक्स की जाएंगी जिससे आपकी शख्सियत उभर कर सामने आएगी। उस पर्टिकुलर मौजू पर आपका खास नुक्ते नजर क्या है वो मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि उससे आपकी शख्सियत उभर कर आएगी ना। आप ग्रीडी हैं, आप कुर्बानी देने वाले हैं, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप, ये जो बड़ी अहम बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब हमारे कैंडिडेट जो कि तहरीरी इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो उन्हें फिर एक लेटर मौसूल होता है कि आप तशरीफ़ ले आइए, फ़िलहाल तारीख को आपका इंटरव्यू है। तो क्या इसके लिए प्रॉपर ड्रेसिंग ये ज़रूरी है या ये सिर्फ बस अज़राए तफन्नुन लिख दी जाती है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप अभी गौर करें कि जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है, आप अपनी टाई को देखें, अपनी शर्ट को देखें, और ये जो टाई मैं आज आपको बताया कि मैंने सुबह में नहीं पहनी थी, आपके इंटरव्यू से पहले पहनी है, इसलिए कि जो देखने वाला है वो उसको मैं मुतासिर कन लगूं। तो यकीनी तौर पर वेल ड्रेस्ड होना। वेल ड्रेस को जरा डिफाइन कीजिए। हम वेल ड्रेस को या प्रोफेशनल ड्रेस को या फॉर्मल ड्रेस, हम किस तरफ जाएंगे? फॉर्मल ड्रेसिंग, प्रोफेशनल ड्रेसिंग या वेल ड्रेस्ड? देखिए, आपने जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप इनको मर्ज करके वेल ड्रेस बनाए। असल बात ये कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको अपने कद को, आपके अपने रंग को, अपने खद खाल को देखकर, फिर मौसम को भी देख के आपको इस तरह के जो है ना ड्रेसेस इस्तेमाल करने जिससे आपकी शख्सियत जो है मुतासर कुन लगे। यानी आप अगर ऐसे उठ के चले गए, आपने जो है कोई जीन्स की पैंट पहनी हुई है, आपने टी शर्ट पहनी हुई है, तो उससे आपकी सोच की भी अक्कासी हो रही है। और अगर आप वेल ड्रेस होकर जाते हैं तो यकीन तौर पर लगता है कि आप किसी ओहदे के लिए आए हैं। अगर आप ऐसे उठ के चले जाते हैं तो उसका मकसद है कि आप खुद जो है इतने गैर संजीदा हैं कि ऐसे अहम मौके के लिए अच्छी ड्रेसिंग नहीं करते, तो फिर आप जब ओहदे पे बैठेंगे तो फिर आपकी ये सोच दूसरों को बुरी तरह से मुतासर करेगी। यानी कि अगर हम इस टॉपिक को इस तरह कंक्लूड करें, ये ड्रेसिंग को, कि अगर आपने व्यूअर्स जाना है तो वेल ड्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने सूट में जाना है तो आपकी प्रॉपर शर्ट हो, 3 पीस सूट, कोट लगा हो, टाई आपकी लगी हुई हो और मुनासिबत से टाई लगी हुई हो, आप जाज़िब नज़र हों, अपनी वज़ाकता से लगें कि आप टीचर हैं। और अगर आप शलवार कमीज़ में जाएं तो प्रॉपर वेस्ट कोट आपका पहना हुआ होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह से आपका कैजुअल ड्रेस नहीं होना चाहिए। असल में जो आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, यही है कि आप जाज़िबे नज़र लगने चाहिए। अगर एक फीमेल है, अगर वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाती है तो वो उसके लिए वो नेगेटिव पॉइंट है। तो मेकअप भी उसका वही हो जो कि उसको जाज़िबे नज़र बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल एक और आया है व्यूअर्स की तरफ से, और काफ़ी व्यूअर्स की तरफ से आया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं सवाल आपसे ज़रूर पूछूं। ये जो इंटरव्यूअर होंगे, ये कोई एक होता है इंटरव्यू में या ये पूरा पैनल होता है? इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए। बेसिकली पैनल होता है। अच्छा। उसमें हमेशा हर कमेटी का एक हेड होता है। यूजुअली कमीशन का जो चेयरमैन होता है ना, वो हेड करता है हर इंटरव्यू को यूजुअली। ठीक है। और उसके साथ एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, जैसे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहें। अगर इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स होगा, एजुकेशन का है तो एजुकेशन का होगा।
और साथ में एक बैठता है जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसका बड़ा उन तीनों का मुश्तरका साइकोलॉजिस्ट किरदार डॉक्टर होता है। साहब क्या करता है, मतलब वो क्या ऑब्जर्व क्या कर रहा होता है पर्टिकुलर हमारे व्यूअर्स को, ताकि पता चले, हम उसको गेज करें, पहले से फोरकास्ट करें। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट वहां अगर बैठा है तो वो किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कैंडिडेट की? बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट वो ये देखता है कि एक स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी आई कांटेक्ट विथ इंटरव्यूअर, यानी अगर जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, उसका मकसद ये कि मैं कंसंट्रेट करने की सलाहियत मुझ में नहीं है, फोकस नहीं रख रहा। फोकस नहीं रखते, एक बात। दूसरी बात कॉन्फिडेंस भी है। फिर तीसरी बात कि आप देखें कि लोगों की एक आदतें होती हैं, कभी यूं कर रहे होते हैं, कभी यूं कर रहे होते हैं, कभी यूं कर रहे होते हैं, तो ये एक नेगेटिव स्ट्रेस को शो कर रहा होता है ना, ये वो स्ट्रेस को रिलीज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेस को रिलीज Release कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो उनकी साइकोलॉजिस्ट वो negativity ये नेगेटिविटी होती है। यानी साइकोलॉजिस्ट का काम वही होता है कि एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो कितनी साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड है। बैलेंस कल वो जब क्लास में खड़ा होगा, या अगर अफसर भी बन रहा है, अगर वो साइकोलॉजिकली बैलेंस नहीं है, वो जल्दी परेशान हो जाने वाला है, जल्दी गुस्से में आ जाने वाला है, जिद करने वाला है, तो वो फिर क्लास में भी मसाइल पैदा करेगा। यानी किसी भी टीचर के लिए साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक ठीक ठीक। यानी कि अगर हम ये कहें कि वहाँ हमने जो है कॉन्फिडेंटली जाना है, और जो नॉर्म्स हैं, जो एटिकेट्स हैं बैठने के, गैर ज़रूरी जो हम अपने हाथों को या जो हमारी आदत होती हैं उनको, वो हरकतें हम ना करें, अपने आज़ा को उस तरीके से हम हरकत में ना करें। कभी बालों पे हाथ, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बालों पे हाथ फेरना या उंगलियों में यूं करना या पहलू बदलना बार बार गैर ज़रूरी तौर पर, तो इससे इज्तनाब हमें करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये तो साइकोलॉजिस्ट तो ठीक है, वो तो ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो पैनलिस्ट है, ये अगर कोई सवाल आपसे पूछते हैं और आपको वो सवाल नहीं आता, ज़ाहिर है क्वेश्चंस का और मजमून का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूरी भी नहीं कि आपको सब सवाल आए। तो अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए एज ए कैंडिडेट? मैं आपको एक बात बताऊं कि आमतौर पर जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते। आमतौर पर क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव होते हैं या निस्बतन ओपिनियन बेस्ड होते हैं। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आपको क्लू न मिले, तो बेहतर है कि आप उस पर खामोशी इख्तियार करें। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कहना मुनासिब नहीं है कि मुझे इसका जवाब नहीं आता। सारी का लफ्ज़ भी इसमें ज़्यादा मुनासिब नहीं है। आप उस बात को बस पार्डन मी, नहीं, ये भी नहीं आप उसमें, आपने एक सवाल पूछा जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो आप उससे रिलेवेंट कोई जुमला बोल दें। वो जुमला, खामोश बिल्कुल न रहें, पार्डन भी नहीं, सॉरी भी नहीं, नहीं आ रहा भी नहीं। हमने तो ये सुना था कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो स्ट्रेट अवे आप कह दें कि पार्डन मी। नो। अच्छा, लिसन, नहीं है। देखिए, आप माफी किस चीज की मांग रहे हैं? माफी मांगना, सॉरी करना नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आप थर्स्टन के बारे में क्या जानते हैं? अब आप थर्स्टन के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं वो बता दें। ठीक है। थर्स्टन एक साइकोलॉजिस्ट था। अगर आपको पूरा जवाब नहीं आ रहा, देखिए ये बहुत कम होता है कि अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ रिलेवेंस चीज मालूम होती है, बस वो रिलेवेंस जुमला बोल दे। ठीक है, किसी तरह उसको कोरिलेट कर दें, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट अवे एक्सक्यूज ना करें। नहीं, आई डोंट नो। देखिए, आप, मेरा एक कजिन है, उसके लिए ये बात उसने खुद बताई कि वो जब उसे सवाल पूछा जरा, वो कहता पास। तो बिलाखिर उसने कहा, यहाँ आप कोई क्विज कंपटीशन के लिए आए हैं क्या? इंटरव्यू ने कहा आप क्विज कंपटीशन के लिए आए क्या? आप कोशिश ये करें। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं ना, देखें इस किस्म के उनके रिफ्लेक्शन भी आ सकते हैं जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वहाँ, तो आपको बहुत ज्यादा जो है इस पे काम करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, अगर बिल्कुल आपको नहीं आ रहा, खामोश हो जाए। खामोश, क्योंकि खामोशी ही बता रही है कि आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली अगला क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये पास्ट में देखने में आया है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एज ए कैंडिडेट कोई फिक्स वक्त नहीं है। किसी कैंडिडेट पर तो 5 मिनट में उसका इंटरव्यू फारिग, और किसी कैंडिडेट को तो आधे घंटे से ज़्यादा भी ये देखने में आया है कि वो
उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये कोई खास वजह है इसकी या ये भी एक इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। असल में जब एक इंटरव्यू शुरू हुआ, उन्होंने जज कर लिया कि हमें इसको, क्या फर्स्ट इंप्रेशन में जज कर लिया? भाई देखिए जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है, जो कि तो 4-5 मिनट कोई कम वक्त थोड़ी होता है। कभी आप वाल कलाक में देखें कि 1 मिनट कितनी देर के बाद गुजरता है। हाँ, ये बात तो खैर तो ठीक है। वो उन्हें अंदाजा हो गया, उसकी वजूहात सिर्फ कंटेंट नहीं है, पर्सनैलिटी भी हो सकती है, उसका अपना वहां जो उसने जाकर बिहेवियर शो किया है वो भी हो सकता है। मसलन यानी कि अगर हम इसको इस मौजू को भी कंक्लूड करें तो ये इनिशियली जो आपके फर्स्ट कुछ मिनट होते हैं ये बड़ा मैटर करते हैं, और इसमें आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बैठना है, फोकस होकर बैठना है और टू द पॉइंट बात करनी है। ये इधर उधर की बातें, यानी जो सवाल पूछा गया आपसे बिल्कुल उस सवाल ही पर रहें, ना सवाल से ज्यादा मैं आगे यहाँ जाएं। आपको प्रोफेसर सलमान एक बात कह दूं, व्यूअर्स आप लोग भी इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें, बात मुख्तसर करें, जामे करें, टू द पॉइंट करें और किसी बात पे जिद न करें। ओके, एक और सवाल, जो सवालात पूछे जाते हैं अमूमन इंटरव्यू में, क्या ये पर्टिनेंट क्वेश्चंस होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या बिल्कुल उसकी रेप्लिकेशन होती है जो अभी कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट में जिन सवालों का सामना किया है और वो उसे सक्सेसफुली क्वालिफाई करके आया है, तो क्या इंटरव्यू में भी उसकी रेप्लिकेशन होती है, तकरीबन उसी किस्म के सवालात होते हैं या उन सवालात की नोयत रिटन टेस्ट के सवालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है? देखिए मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अच्छा, इंटरव्यू में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चूंकि जो टेस्ट होता है, टेस्ट में होते ही ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं, वो तो objective उनकी है। तो बात ही हम नहीं कर सकते। यानी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन और सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। देखिए हर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है आप कहें कि खुद ही एक ओपिनियन कायम करता है। अच्छा, जिस तरह हम जानते हैं कि इंटरव्यू की तो बेसिकली 2 बड़ी किस्में हैं, वैसे तो किस्में बहुत सारी हैं, अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। तो ये जो इंटरव्यू होता है ये स्ट्रक्चर्ड है, यानी सबसे एक ही इस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, या ये अनस्ट्रक्चर्ड है कि नहीं किसी से कुछ पूछा जा रहा है और किसी से कुछ पूछा जा रहा है? बेसिकली, या अगर मैं इसको मजीद वो करूं, किसी से 10 सवाल पूछे गए और किसी से 50 सवाल पूछ लिए गए? देखिए ये आपने वही बात कर दी जो को मैंने पहले भी की थी, सवाल ज़्यादा उससे किए जाएंगे जो जवाब देता जाएगा। और दूसरी बात जो आपने की ना, स्ट्रक्चर्ड की और अनस्ट्रक्चर्ड की, सवाल इंटरव्यू में 99% अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड सवाल इंटरव्यू में नहीं होते। अदरवाइज तो फिर वो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ सवाल बाहर भी आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि क्वेश्चंस लीक हो रहे हैं, तो बाद के आने वाले कैंडिडेट उसका फिर फायदा उठाएंगे। लिहाजा व्यूअर्स ये अपने जहन से निकाल लीजिए, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ये कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और बड़ा थॉरो किस्म का इंटरव्यू होता है। बीइंग ए कैंडिडेट, डॉक्टर साहब, मतलब अगर मैं कैंडिडेट हूं और मुझे अभी इंटरव्यू में जाना है, तो जरा मोटा मोटा बताइए कि मतलब 1 2 3 करके मुझे क्या क्या चीजें ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए? बेसिकली जो हमने पहले भी बात की, ड्रेसिंग की तो आप घर से करके गए, फिर वहाँ आपका जो बैठने का स्टाइल है वो बड़ा मायने रखता है, फिर आपकी जो गुफ्तगू का अंदाज है वो भी बड़ी मायने रखता है। यहाँ मैं आपको एक अहम बात, जो आपने एक बात की ना मोटी मोटी की, तो अहम तरीन बात बता दूं मैं आपको। जो इंटरव्यूअर होता है उसकी अपनी एक दिलचस्पी होती है, अपनी एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो करिकुलम कोई ख़ास नहीं, असेसमेंट भी इतनी ख़ास नहीं, मगर मैं फ़िलासफ़ी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, उस पर ज़्यादा मेरी कंसंट्रेशन होती है। वो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा वो पूछता हूँ। मगर एक बात याद रखें कि जो आपका इंटरव्यू आप पर इन्हिसार करता है, यानी अगर आपको एक्सपर्टी है साइकोलॉजी पर, आपको एक्सपर्टी है असेसमेंट पर, तो आप उसका पहले जिक्र करें, क्योंकि जब आप कहेंगे कि असेसमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपसे स्टार्ट असेसमेंट से लिया जाएगा। आपने कहा मेरा फेवरेट टीचर जो हैं वो XYZ टीचर हैं और वो पढ़ा रहे थे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन,
आपसे सवाल पूछे गए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के, आपको उनके जवाब ही नहीं आ रहे, तो उसका मकसद ये हुआ कि आपके फेवरेट टीचर से आपने क्या सीखा। आपने नहीं सीखा तो फेवरेट टीचर तो आपका फिर शायद इसलिए था वो ड्रेसिंग अच्छी करता था, आप पे मेहरबान था। यानी ये दो बड़ी अहम बातें कि आप जहन में रखनी है कि अगर आप फेवरेट टीचर की बात करेंगे, उसके फिर सब्जेक्ट की बात होगी, फिर उसमें आपकी एक्सपर्टी की बात होगी। अगर आप कहेंगे मेरा फलां सब्जेक्ट फेवरेट है, जैसे मैंने कहा करिकुलम फेवरेट है, तो फिर आपसे करिकुलम के, अगर आपने कहा मेरा करिकुलम फेवरेट है और आपसे करिकुलम के 2-3 सवाल हुए, आप उनके इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके, तो जो आपने कहा था 5 मिनट में क्यों फारिग होते हैं, तो इसी वजह से 5 मिनट में अच्छा, फारिग हो इसमें जाते मैं हैं। ये भी थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाऊं आपके साथ नशिस्त का कि व्यूवर्स अमूमन सवालात जो जनरल नॉलेज या इस्लामियात यानी अदर देन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो चूंकि हम उसकी तैयारी कुछ इस पैराए में कर रहे होते हैं, सपोज इस्लामियात में कितनी आयातें हैं, कुरान में सूरतें क्या हैं, कौन सी सूरत कब नाजिल हुई, किसका शान नज़ूल, लेकिन वो जो इंटरव्यूअर हैं वो भी इन होके आए होते हैं, तैयारी करके आए होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो इंटरव्यूईज हैं वो किस पैराए पे उन्होंने अपनी तैयारी की है। जैसे अगर मैं कहूँ तो मुझसे पूछा कि फातिहा का मतलब बताइए, हमें गुमान में भी नहीं था मेरे कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है। मतलब हम तो ये कुरान करीम को लेकर ये देखते हैं कि कितनी सूरतें हैं और कितनी मक्की सूरतें हैं, कितनी मदनी सूरतें हैं, और आयात कितनी हैं, आराब कितने हैं, कितने पैगंबरों का जिक्र आया है। लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है वो इस किस्म का क्वेश्चन कर देता है जिस तरफ आपकी तैयारी भी नहीं गई होती। तो आपने बड़ा थॉरली देखना है तमाम मज़ामीन को, जनरल नॉलेज में भी, करंट अफेयर में इस वक्त क्या चल रहा है, जैसे पैलेस्टाइन इजराइल इस वक्त मसला है, तो इस पर भी इंटरनेशनली आपको इसकी काफ़ी मालूमात होनी चाहिए। हो सकता है ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं जब HST का मैंने इंटरव्यू दिया था, और पहली और आज तक वाहिद मरतबा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने HST और GST का इंतखाब किया था, तो उन्हीं दिनों में परवेज़ मुशर्रफ हिंदुस्तान के दौरे से ताज़ा वापस आए थे, तो जनरल नॉलेज के सवालात इसी के मुतालिक पूछे गए, मैंने जवाब दिए। उसके बाद जो एक बड़ी मज़े की बात ये हुई कि आपसे लिखने के, टीचर के लिए को लिखने के लिए भी कहा जाता है और लेक्चरर को कहा जाता है कि आप खड़े होकर किसी भी डेमो दे दें। डेमो की जगह पर ये बहुत अहम बात है व्यूअर्स, ये आपके लिए डेमो के मुकाबले आप यूं कहें इसको कि आप खड़े होकर किसी भी मौजू पे बात करें, मतलब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, उससे आपको क्या मालूम होगा, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी किसी भी कॉन्टेंट नॉलेज कैसी, कॉन्टेंट नॉलेज में डेप्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, और मेथोडोलॉजी कैसी है। तो अब कहने का यहाँ पर यह मकसद है कि आपको जो लेटेस्ट है उनके बारे में पूछा जाएगा। और ये नहीं है कि जो इंटरव्यू बैठा होता है वो फेल करने के लिए, इंटरव्यू पास करने के लिए बैठा होता है, फैसिलिटेट और कर रहा होता है, वो फैसिलिटेट भी आपको करता है और आपके लिए एक कहें कि सॉफ्ट कार्नर भी रखता है। आपने जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे फिलॉसफी बड़ी पसंद है, और आपसे जब फिलॉसफी के सवाल पूछे गए आपने उनके इतना जवाब नहीं दिए, तो आगे तो बात खत्म हो जाती है। एक और आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि वो जब इंटरव्यू में पहुंचे तो यही उनसे कहा गया कि आप उठें, अपने ऑन चॉइस एंड कन्वीनियंट के किसी टॉपिक पर आप जरा पढ़ाएं, लेक्चर दें। बिल्कुल, आप लेक्चरर अपॉइंट हो रहे हैं, हम आपको लेक्चरर अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा आई नीड बोर्ड मार्कर एंड दीगर स्टफ। उसने कहा आपको पता नहीं कि आप लेक्चरर का इंटरव्यू देने आए हैं, आपको अपना बोर्ड मार्कर अपने साथ लाना चाहिए था। तो व्यूअर्स इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल कीजिए कि बोर्ड मार्कर छोटी सी चीज़ है, अपने पास रखें, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है, क्योंकि आप ग्रेड 17 के लिए जो है वो मुंतखब किए जा रहे हैं, लिहाजा आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई रखी हुई है उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मानी खेज चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त की तवालत का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह किसी और दिन आपसे नशिस्त करेंगे। आज बहुत मज़ा आया और बहुत मुफीद बातें आपसे हमें मालूम हुई, ख़ासकर हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि एक्सपर्ट राय इन तक पहुँचाई जाए। तो व्यूअर्स ये थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार डारी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के। बस मैं 2 जुमले कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मेरी नज़र में ये एक खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि आप जो वीडियोस बना रहे हैं, अगर उस वीडियोस से
कोई फ़ायदा उठाए वीडियोस देखे जी जी और उसको यूज़ करके कल इंटरव्यू में कामयाब हो जाए तो क्रेडिट आपकी तरफ भी जाएगा, और क्रेडिट न भी जाए तो जो अजर है वो आपकी तरफ बस डॉक्टर साहब हमारी तो बिल्कुल यही मुंतकिल ख्वाहिश होगा। रहती है हर वक्त के हमारे और व्यूअर्स को कोई बेनिफिट मिले। और मैं आपको ये भी तजवीज़ दूंगा कि आप इस तरह की जो कोशिशें हैं उनको जारी रखा करें। जरूर जरूर। और आज के दौर में गाइडेंस की बहुत कमी है, बहुत और चूंकि इस वक्त हर कोई मसरूफ़ हो गया है, जो गाइडेंस लेना भी चाहता है तो उसको गाइडेंस फराहम करने वाले मौजूद नहीं होते। तो ये जो आपकी वीडियोज़ हैं वो गाइडेंस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा बहुत कि शुक्रिया आपने आपका, बहुत शुक्रिया, इस आप काबिल तशरीफ लाए, समझा आपने हमें वक्त दिया। और बुलाया, और मुझे उम्मीद है कि जो आज हमारी गुफ्तगू हुई है वो गुफ्तगू जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, ये थे डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार डारी साहब। उम्मीद है आज की नशिस्त से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा, और मैं गुजारिश करता हूँ उन व्यूअर्स से जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।